हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सिंपली इग्नाइटेड यूपीएससी एंड बीपीएससी। मुझे आशा है कि आप सब सुखी एवं सुरक्षित होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे अगले लेसन की ओर। So as you can see, this is Wednesday, March 16, 2022 paper. So without any delay, let's see what are the important news. Now first two page are advertisement. On the front page there are some important news. This one, wearing hijab is not essential part of religion. कर्नाटक हाई कोर्ट का ने कहा है कि हिजाब पहनना essential part of religion का रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं। देखेंगे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और कैसे इस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं। ठीक है, अच्छा, मीडिया वन चैनल पे जो बैन था उसको एससी ने स्टे कर दिया। ये केरला का केस था जिसमें केरला हाई कोर्ट ने मीडिया वन चैनल को रिलीफ नहीं दिया था, ये वही वाला केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे लगाया है। अब अगेन एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च हुआ है तो उसका एसओपीज को रिव्यू किया जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो फर्स्ट पेज पे एक और न्यूज़ है, ये थोड़ा सा इनसेंसिटिव टाइप ऑफ न्यूज़ है। पेपर वन में आप ह्यूमन एट्रोसिटीज के ऊपर लिखना होगा तो ये आप लिख सकते हैं। अरुणाचल एमएलए रिफ्यूज टू डिस्कस मेंशनर लीव असेंबली टू होली प्लेस टू डिस्कस दिस। ये थोड़ा सा बाइगॉटरी को दिखाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एज अ केस स्टडी यूज कर सकते हैं वेरियस जगह पे जहाँ महिलाओं का दमन वगैरह दिखाया जाता है। ठीक है, जिसमें आंसर में सेकंड पेज एडवर्टाइजमेंट, थर्ड पेज एडवर्टाइजमेंट, कम ऑन फोर्थ पेज पे कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फिफ्थ पेज पे भी खास नहीं है कोई। लेट्स कम टू सिक्स पेज एडिटोरियल। ओके, देयर इज दिस मिसफायरिंग एंड ट्रेल ऑफ पुअर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। देखेंगे ऑथर क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। ये बस रिलेटेड है तो समझिएगा कि मिसफायरिंग है तो किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अच्छा, उसका ग्रोइंग प्राइस प्रेशर, इन्फ्लेशन बढ़ा है कंट्री में। ठीक है, और सीपीआई पार कर गया 6 के, तो ये भी देखना होगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा है ऑथर्स ने देखेंगे। भारतनाट्यम इन इंडियन डिप्लोमेसी, ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल अभी तक तो प्रतीत हो रहा है, पढ़ के देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम सीधा ये इक्लिप्स ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी, वही वाला फिर है माइट इज राइट पे बेस्ड। ये पढ़ के देखेंगे हम लोग इसमें क्या है क्या नहीं है, किस तरह से ये होता है। उसके बाद 10th पेज 8th पेज पे तो कुछ और है नहीं। एक ये न्यूज़ है सील्ड कवर जूस प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे क्या होता है, और दूसरा कि फार्मर्स का डेट जो है 53% राइज हुआ है 6 ईयर में। तो ये एग्रीकल्चरल चैलेंज का एक डेटा भी है, और दूसरा एक ये चैलेंज इटसेल्फ एक चैलेंज है जिसे हमें समझना होगा। ठीक है, उसके बाद 9th नंबर पेज पे एक है यूएन रेजोल्यूशन फोकसेस ओनली ऑन वन रिलीजन, इंडिया कहा है। ठीक है, तो ये हमें देखना है क्या टी एस त्रिमूर्ति साहब ने क्या बोला है यहाँ पे, हमें इसे समझना होगा। ठीक है, उसके बाद 10th पेज पे कोई खास तो ऐसा न्यूज़ नहीं मिला था, नहीं है। 11th पेज पे वर्ल्ड अफेयर्स में भी वही रशिया यूक्रेन का क्राइसिस, चाइना का रोल, इसी सब पे चल रहा है बात, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। एक ये है बांग्लादेश मोस्ट क्वेश्चन कैरेक्टर ऑफ रेप विक्टिम्स। अब ये एक अच्छी पहल है, बट अगेन इसके भी कुछ प्रॉस हो सकते हैं, कुछ कॉन्स हो सकते हैं, तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या इसके गुड पॉइंट्स और क्या इसके बैड पॉइंट्स। ठीक है, अगेन ये क्रूड अनस्टेबल होता जा रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस अनस्टेबल होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती, तेल का दाम बढ़ने ही वाला था, ये तो सबको पता ही था वॉर के कारण, और इसमें कुछ खास है नहीं। फिर स्पोर्ट्स पेज पे आते हैं, स्पोर्ट्स पेज भी ऐसा कुछ खास नहीं आया है। एग्जाम रिलेटेड इंडिया सोलर कैपेसिटी एंड माइलस्टोन चैलेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हमें पूरा पढ़ना होगा। और उसका एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च देख लेंगे, मोस्टली मुझे लगता है कि जिससे हो जाना चाहिए, बट स्टिल विल सी। उसके बाद है ये एप्पल ऐप स्टोर्स मीट इट्स नेमेसिस इन द ईस्ट। देखते हैं साउथ कोरिया हैज पास्ड अ लॉ व्हिच विल इफेक्टिवली डिस्टेंट जायज फ्रॉम फोर्सिंग डेवलपर टू यूज देयर पेमेंट सिस्टम। इसके इस प्रपोजल के इस लॉ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, और देखेंगे हम लोग की बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो सकता है इसमें। ओके, देन ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। वी नाउ मूव ऑन टू एनालिसिस। सो द फर्स्ट न्यूज इज, पहला न्यूज है वियरिंग हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं है, और बैन इन स्कूल्स कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल। तो इनका कहना है कि जो बैन किया गया स्कूल में हिजाब्स को पीयू लेवल पे, प्री यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल है अंडर आर्टिकल 19 पार्ट 2 विच इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके अलावा ये बेंच ने ये भी कहा है कि इसमें जो है किसी बाहरी ताकत का, एक्सटर्नल फोर्स का हाथ लग रहा है कि इस मैटर को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये जो था प्रोटेक्शन सीख किया जा रहा था, ठीक है, बाय पिटिशनर से, वो किस आर्टिकल के अंदर था, आर्टिकल 25 के अंदर था। यू टेल मी दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ पीपीपी। नाउ टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी, ओके, इन द कमेंट बॉक्स। नाउ लेट्स सी। उसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं था, और स्टूडेंट मूव कर रहे हैं टॉप कोर्ट पे। ऑब्वियसली स्टूडेंट मूव करेंगे ही टॉप कोर्ट पे बिकॉज दे थिंक दैट दे हैव नॉट गॉट जस्टिस। As far as my views are concerned, it may be divergent from other views. There is nothing wrong in it. Everyone has his own view. Okay, in my opinion, I also see eye to eye with court, Karnataka High Court, that yes, wearing any kind of religious symbol in places like schools and is not good. It will just create unnecessary controversies in school. Instead, one should argue for getting a better education system. They should argue that they should like a diploma candidate studying and taking diploma in say mechanical engineering section, then he should ask the authorities that the school authorities that they should teach them more, not that they
should be fighting, they should be quarreling on things like I should be wearing this and I should be wearing that. It's all irrelevant because we aim to become विश्व गुरु. हम लोग विश्व गुरु बनना चाहते हैं. गुरु की सबसे बड़ी गरिमा क्या होती है? गुरु की गरिमा होती है कि वो ज्ञान को प्रेफर करता है, ना कि दिखावे को, आडंबर को नहीं. ठीक है, तो खैर ये मेरा व्यू है, आपके व्यू डिफर हो सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. ओके. अच्छा, एक मीडिया वन चैनल था जो केरला का केस चल रहा था, मैंने पहले ही बताया था 2-4 दिन पहले के न्यूज़ में कि केरला का ये केस था जिसमें कि हाई कोर्ट ने बैन कर दिया था, मतलब कि गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट था कि मीडिया वन चैनल का ये मीडिया वन चैनल का क्या उसको बोलते हैं, इस मीडिया वन चैनल का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया. ठीक है, तो और उसको कोर्ट ने हाई कोर्ट ने उसको ओके कहा था कि ठीक है गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है अंडर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी रीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया. ठीक है, तो ये छोटी सी चीजें हैं, ये सब जानने की चीजें हैं. राइट, बस ये न्यूज में देखते जाना क्योंकि ये आर्टिकल 19 पार्ट 1 पार्ट ए का के अंदर गया है. ठीक है, तो अगेन फंडामेंटल राइट्स का डिबेट है. ओके, सो वी मस्ट सी हाउ दिस न्यूज मोर अनफोल्ड्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जाएगा जैसे ही, बस वैसे ही क्या होगा, वैसे ही यहाँ पे अब ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे बातें आने लगेंगी. ठीक है, एसओपी अंडर रिव्यू आफ्टर एक्सीडेंटल मिसाइल फायर लॉन्च. एक्सपेक्टेड न्यूज है कि प्रोसीजर जो है वो सब अब देखें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. ऑब्वियसली हम लोग रिव्यू करेंगे क्या प्रॉब्लम आ गई, क्यों एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च हो गया, तो ये सब कल पता भी है. कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की मीटिंग के बाद जो है मीटिंग में ब्रीफ भी किया गया प्राइम मिनिस्टर को. ओके, अरुणाचल एमएलए रिफ्यूज टू डिस्कस मेंशन अर्ली. ये बहुत ही सॉरी स्टेट ऑफ थिंग्स है. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अरुणाचल प्रदेश एज ए स्टेट, आई एम सेइंग दैट दिस रिफ्यूजल टू डिस्कस menstrual leave is not good. They must discuss it and they must provide holiday because girls and females need it. Okay, और ये दिखाता है insensitive attitude towards women that is still prevalent in corridors of power. Okay, तो अभी भी शक्ति के गलियारों में जो है ये इनसेंसिटिव एटीट्यूड जो है वुमेन की तरफ अभी भी प्रिवेलेंट है. ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है. अरुणाचल असेंबली को चाहिए कि इसको डिस्कस करे और इस पर एक अच्छा लॉ लेके आए ताकि वुमेन्स को और भी सहूलियत हो और वो बेहतर तरीके से योगदान दे सके हमारे इकॉनमी को फैक्ट्रियन इकॉनमी बनाने में. ठीक है, चलते हैं सीधा एडिटोरियल पेज पे. ये बहुत ही अच्छा एक टर्मिनोलॉजी है, भारतनाट्यम इन इंडियन डिप्लोमेसी. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑथर बताना चाह रहे हैं कि भारतनाट्यम में जिस तरह से एक आदमी बहुत सारे कलर्स दिखाता है. ठीक है, तो देयर इज द वन डांसर. ओके, एंड डांसर appears red, appears blue, appears green, like these things, and these also various shades. ठीक है, colors shows various shades of character. Okay, example, godly shade, godly character, demonic character, neutral character, etc. That is favorable character, unfavorable character, neutral character. Okay, now similar thing is also with respect to democracy, that either we can be in line, means either we can support a cause, we can oppose a cause, or we can stay neutral to a cause. Okay, this is what is known by Bharatanatyam style of diplomacy. Now what happens is, look, let me make it enlarge it. Yes, now you see. Okay, look, here they have given, there is a cardinal principle associated with Security Council votes on issuing such charge time. A for or against vote is intended to convey a blunt message of support or opposition. It is a black or white choice, and once exercised the message is clear. On other hand, abstention takes us only in grey zone because it is the middle path. It can either be seen as fence sitting, which is a sign of helplessness, or create a space for diplomatic maneuver, okay, which is a successful outcome. In Ukraine issue, the West should feel satisfied that India abstained because it perhaps expected India to oppose West's draft proposal given New Delhi's traditional tie with Russia, while Russia should feel satisfied at India's abstention because it perhaps expected New Delhi to give in to Western persuasion. The second outcome is positive one, but to appear in different form at the same time, we need to revive the kind of Bharatanatyam, okay, and style of diplomacy. And here it is written, Bharatanatyam, the point was simple. You may appear in different forms to other, but you have other, okay, but after you have first secured your interest. Okay, so what does the author says? You have the right to appear differently to different person, but at first you have to secure your own rights. Okay, so this is a very good article. It's given us a keyword
The keyword is what? What is the keyword? The keyword is Bharat Natyam style of diplomacy. It is a good keyword. It can be used where we have to justify abstention. Okay. Right. Now let's move further. Green price pressure. Now we know that retail inflation has crossed 6% mark. Okay. Why are we so concerned about 6%? Because MPC sets up what? MPC sets up target inflation band. Inflation. Okay. Tolerance band is how much in India? 4 plus minus 2% means 2% to 6%, and RBI measures inflation via what? Via a very simple thing, that is CPI. Now, which is retail inflation, which measures retail inflation. Okay, so now you see retail inflation has crossed what? It has crossed 6% mark, क्रॉस कर गया है। और जैसे ही ये क्रॉस कर गया तो उसकी जल्दी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब एमपीसी तो अपना टारगेट रख नहीं पाया, लेकिन आरबीआई बहुत दिन से अपना स्टांस, आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई से बेहतर होगा एमपीसी बोलना, एमपीसी क्या कर रही है, अपना स्टांस सेम है इसका, which has allowed inflation to creep in and get over 6% मार्क। ओके, 6% मार्क से ऊपर निकल गया, क्यों? क्योंकि स्टांस अभी तक एमपीसी ने बदला नहीं है, ठीक है। और प्लस अब जो एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस की कॉस्ट को बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन स्पेशली रिटेल में और भी बढ़ेगा, ठीक है, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए क्या कहना चाह रहा है ये आर्टिकल, कहना चाह रहा है इसीलिए कि अब गवर्नमेंट को समय आ गया है काम करे, गवर्नमेंट should look into it and balance growth with inflation। ओके, तो ग्रोथ को इन्फ्लेशन के साथ बैलेंस करना, जैसे ही कल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा था कि हमें ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को बैलेंस करना, नहीं ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम लोग इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ा सकते हैं और ग्रोथ को इतना भी नहीं घटा सकते हैं, और महंगाई कम करने के लिए ग्रोथ को ज्यादा घटा भी नहीं सकते, तो हमें बीच का रास्ता निकालना होगा, मध्य मार्ग, ठीक है। मेनस्ट्रीमिंग एंड स्ट्रेल ऑफ पुअर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, ठीक है, ये मिसस्ट्रिंग एंड misfiring, it is not misstring, it is misfiring, okay, misfiring and स्ट्रेल ऑफ पुअर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। ये आर्टिकल बहुत सिंपल है, ये सिंपल ये बात कहना चाह रहा है कि ये पाकिस्तान है, ऐसे मैप ही बना लेते हैं, okay, so this is your somewhat like this Pakistan, fine, this is India, okay, what happened is we are neighbor, both are nuclear power, okay, we all are what, we both are nuclear power, India is also nuclear country and so is Pakistan, okay। Now a missile launched by mistake from India dropped in Pakistan. Now the perception of this missile misfiring would have led a lot of escalation of tension between two neighbors, okay, बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकता था, लेकिन दोनों ही ने समझदारी से काम करते हुए इसको डिफ्यूज किया है, बट both neighbors showed restraint plus positive sense prevailed, ठीक है, therefore no escalation took place, okay। Now and this is one of the best scenarios that was possible given the state of no little diplomatic channel width between India and Pakistan, you understand this? ये सबसे बेस्ट सिनेरियो था, क्योंकि जैसा स्थिति है बालाकोट स्ट्राइक के बाद कि हम लोग का, हम दोनों कंट्री का क्या है, डिप्लोमेटिक चैनल ऑलमोस्ट क्लोज है, ठीक है, तो इसके बीच में सबसे बेस्ट स्थिति था, ठीक है। और इसके बाद ये पढ़िए, ठीक है, तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट ऑफ बायलैटरल मैकेनिज्म, कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास, ठीक है। और क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए अगर इंडिया और पाकिस्तान के
में टुगेदर क्राइसिस हो जाता है, एक साथ क्राइसिस की स्थिति आता है, तो वी डू नॉट हैव अ मैकेनिज्म। साथ ये आर्टिकल यही कहना चाहता है। आर्टिकल का क्रक्स क्या है, चैलेंज क्या है, नो मैकेनिज्म फॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान vis-a-vis what, look here, vis-a-vis क्राइसिस मैनेजमेंट। ओके, क्योंकि नेबर्स हैं हम लोग, ठीक है, और उसके यहाँ क्राइसिस होगा तो हमारे यहाँ भी होना का पूरा संभावना, हमारे यहाँ होगा तो वहाँ भी होने की पूरा संभावना, ठीक है। vis-a-vis क्राइसिस मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन क्या है, डेवलप पाथवेज एंड मैकेनिज्म फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट। बस यही कहना चाहिए आर्टिकल, बाकी आप पढ़ें इसे समझ में आ जाएगा बहुत। इस ओपन पेज पे सिर्फ एक बहुत अच्छा लाइन है जिसे हमें यूज करना है अपने आंसर में, ठीक है। माइट इज राइट in Ukraine crisis has again assured the might is right world order, okay, where all are equal but some more equals than other, okay। तो कीवर्ड क्या है, might is right, international order where all are equal but some more equals than other, okay। look, सारा आर्टिकल्स को अपने आंसर में लिख नहीं सकते, ना इतना स्कोप होता है, ना इतना जगह होता है, और ना इतना क्वेश्चन पूछता भी इतना नहीं है। तो सबसे सिंपल चीज क्या होगा इसमें, सबसे सिंपल चीज होगा कि इसका जो क्रक्स है वो इसके कैप्शन में दिया जाता है, तो उसको उठाएं और उसको आंसर का एक पॉइंट बनाएं, ठीक है। तो माइट इज राइट इंटरनेशनल ऑर्डर वेयर ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये प्रैक्टिकल और ऑन ग्राउंड रियलिटी ऑफ आवर इंटरनेशनल ऑर्डर दिखाता है, ओके। यहाँ तक क्लैरिटी है, आगे बढ़ते हैं जल्दी। ऐसी अवर्स टू सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट या एजेंसीज क्या करिए, सबमिट रिपोर्ट डायरेक्टली टू कोर्ट इन ए सील्ड कवर which implies what, the facts are not shared with other party, okay। Now this is what is the problem then, look, this leads to what, denial of informed justice, okay, justice to parties concerned, okay। जो पार्टी है उन्हें इन्फॉर्म जस्टिस का डिनायल हो जाता है, लेकिन इसका ये तो फिर ये प्रोसेस है ही क्यों, सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस होता ही नहीं, इसे क्यों रखा गया एससीजे, जिसे एससीजे हम यहाँ से बोलेंगे, ठीक है, ताकि मुझे ज्यादा लिखना नहीं पड़े एससीजे, ठीक है। तो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का काम क्या है, एससीजे का काम क्या है, एससीजे का काम है कि इन वेरी सेंसिटिव matter, okay, this is an extraordinary device that is used to do what, that is used to maintain public order, okay, and other relevant threats to the democratic सेटअप। समझ में आया, ये इसके साथ है। जो बहुत सेंसिटिव मैटर हो जाता है, जैसे कहीं पर राइट हो गया या फिर कुछ ऐसा मैटर हो गया जिसमें नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल रिलेशंस इन्वॉल्व है, तो वहां उस केस में जो है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस का यूज करता है गवर्नमेंट। क्यों करती है गवर्नमेंट, ताकि पब्लिक ऑर्डर हो गया या कोई अलग थ्रेट जो है हमारी डेमोक्रेसी को, उसको अवॉइड किया जा सके, ठीक है। अब ये एक बहुत ही फिर से एक बहुत ही बुरा न्यूज है कि फार्मर का डेट जो है 53% से राइज किया है पिछले 6 साल में, और कोई वेवर नहीं दिया या अंडर कंसिडरेशन अभी नहीं है, ठीक है। अगेन दिस बाय 2022 वी वर एक्सपेक्टिंग to double farmers income, but instead that has risen by 53% from about 12 lakh crores, I think, yes, it was just lakh crores, from about 12 lakh crores to 18 plus lakh crores, okay। So this is a very high figure, and now greater than 10 crores farmers are debt ridden, are under, ठीक है। अब ये सब 10 करोड़ फार्मर से ज्यादा कर्जदार है, और कोई वेवर कंसीडर नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, ठीक है, वेवर कंसीडर नहीं कर रहा है, आई विल नॉट कमेंट अपॉन इट, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है। बट दे शुड ट्राई टू यूज दिस वेवर फंड इन एग्रेरियन कैपेसिटी बिल्डिंग, ओके, बिल्डिंग। और इसका पहला स्टेप क्या होगा, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इसका होगा bringing all stakeholders on table and subsequently on same page, okay, क्लियर हो गया।
ठीक है। और इसके नहीं तो फिर वही किसान आंदोलन जैसी चीजें होंगी, क्योंकि स्टेक होल्डर से पूछा ही नहीं जाता, स्टेक होल्डर से पूछा जाता तो उसे इंप्लीमेंटेशन में आसानी होती। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, आप ये पढ़ लें, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, रिजोल्यूशन फोकसेस ओनली ऑन वन रिलीजन। ठीक है, यूएन ने मार्च 15 को क्या किया, डिक्लेयर किया इंटरनेशनल डे, ठीक है, अगेंस्ट टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। फाइन, इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने के लिए इंटरनेशनल डे घोषित किया गया है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के रेजोल्यूशन पे घोषित किया जाएगा। इंडिया के पीआर जो है वहाँ पे टी.एस. त्रिमूर्ति, उन्होंने कहा है कि ये उचित नहीं है कि किसी एक रिलीजन के अगेंस्ट में फोबिया का टर्म यूज करें, इसे एक रिलीजन के लिए कुछ ऐसा डे घोषित करें। करना है तो सारे रिलीजन के लिए कीजिए। और ग्लोबल डाइवर्सिटी है, ठीक है, हिंदुइज्म में ग्लोबल डाइवर्सिटी, हिंदुइज्म में 1.2 बिलियन फॉलोअर्स है, बुद्धिज्म के 535 मिलियन फॉलोअर्स है, सिखिज्म के 30 मिलियन फॉलोअर्स है, और ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है। ठीक है, तो इनके खिलाफ भी जो फोबिया है वर्ल्ड में, उसे भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। इस तरह की चीज करके आप जो है यूएन जनरल असेंबली को ओके रिलीजियस ग्रुप में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रिलीजियस ग्रुप में बांटने का खतरा है यूएनजीए का, जो कि उचित नहीं है ओवरऑल लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है, और ये इनकी बात से मैं भी सहमत हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी एक रिलीजन को नहीं। कॉम्बैट रिलीजियोफोबिया दे शुड हैव सेड, और इनका भी यही कहना है कि फॉलोइंग द अडॉप्शन ऑफ ड्राफ्ट रिलीजन। ठीक है, तो इन्होंने भी वही कहा है कि रिलीजियोफोबिया ठीक रहता, फोबिया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ किसी को कोई आपत्ति है, उससे नफरत है, तो उसके खिलाफ आप एक इंटरनेशनल डे करें, उसे कॉम्बैट करने के लिए इंटरनेशनल डे करें, वो ठीक है। लेकिन सिर्फ एक रिलीजन को करने से आप क्या कर रहे हैं कि आप बढ़ावा दे रहे हैं एक रिलीजियस बाइगॉटरी को, रिलीजियस डिवीजन को यूएनजी। ठीक है, जो कि उचित नहीं है। ये बहुत पॉजिटिव स्टेप बोलूंगा मैं। ठीक है, पॉजिटिव स्टेप है बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से। और ये स्टेप क्या है कि दे वुड नॉट क्वेश्चन द कैरेक्टर ऑफ रेप विक्टिम, क्योंकि हम देखते हैं कि रेप विक्टिम महिलाएं जो रेप विक्टिम होती है, आमतौर पर उन्हें इमोरल कैरेक्टर का ठहरा दिया जाता है। इसमें कितना सच्चाई है कितना झूठ है ये तो खैर देखने वाली बात होती है, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे भी आए हैं जहाँ पे कि गलत चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन अब 10 गलत चार्ज के कारण एक सही चार्ज तो नहीं ना छूटना चाहिए। ये हमारे जूरिस्प्रूडेंस की हार हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। इस बस यही है, इसमें इसका क्रॉस यही है कि महिलाओं को सुविधा होगा, और कॉन्स ये है कि अगेन अगर कोई गलत केस करता है तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्रॉस जो है इसका जो अच्छाई है वो इसके प्रॉब्लम से ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए एक पॉजिटिव स्टेप है। ठीक है, इंडिया सोलर कैपेसिटी माइलस्टोन एंड चैलेंजेस देखते हैं। इंडिया 500 गीगावाट का क्या किया है, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का टारगेट लिया है 2030 तक। ओके, सो इंडिया has taken a target of generating 500 gigawatts of renewable energy by 2030। ओके, हमने ये किया था, और देखिए यहाँ 28 फरवरी 2022 में हमने 50 गीगावाट तक जनरेट किया, मतलब 10% डन है, ओनली 90% रिमेनिंग। ओके, देयर इज अ लिमिटेड प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है हमें। ठीक है, प्रॉब्लम्स ये आ रहा है कि लिमिटेड फाइनेंसिंग है रेसिडेंशियल कंज्यूमर के लिए, स्मॉल एंड मिडिल इंटरप्राइजेस के लिए, जो कि रूफटॉप सोलर आरटीएस लगाना चाहते हैं। ठीक है, इंडिया फोकस कर रहा है लार्ज स्केल सोलर पीवी। ठीक है, लार्ज स्केल सोलर पीवी का प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंड। ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैंने बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइज, और इसके ये क्या होता है, ये एक तरह से सेंट्रलाइजेशन को प्रेफर करता है, लेकिन आरटीएस क्या होता है, ये डिसेंट्रलाइज होता है। ठीक है, इसके चलते क्या होगा, इसके चलते बहुत हाई हम लोग जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन सोलर सेक्टर डू नॉट मैच अप द डिमांड ऑफ सोलर पावर। ठीक है, डोमेस्टिक जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो सोलर, ये भी एक चैलेंज ही है। ठीक है, वो डिमांड को मैच नहीं कर पाता है। 2021-22 में हम लोगों ने लगभग 75 बिलियन डॉलर से ऊपर का जो है सोलर सेल्स को और मॉड्यूल्स को चाइना से ही सिर्फ मंगवाया है। ठीक है, आर्टिकल पढ़ लेते हैं। वही है कि 2030 तक हम लोग जो है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी करने जाए, जिसमें 300 गीगावाट किससे आएगा, एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम सोलर। और ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो बातें बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। एरिया ऑफ कंसर्न टू हाईलाइट फर्स्ट 50 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी एंड ओवरवेलमिंग 42 कम्स फ्रॉम ग्राउंड माउंटेड सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज से सिर्फ और सिर्फ 6.5% आ पा रहा है। ठीक है, अब 6.5% मात्र 6.5 गीगावाट मात्र आ रहा है आरटीएस से। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या होता है लार्ज स्केल सोलर का। ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन का जो बेनिफिट है उसको नहीं उठा पाता है। डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट्स क्या है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आरटीएस का बेनिफिट्स बोलते हैं इसको। आरटीएस सबसे बड़ा बात है, ये कहाँ होगा, ये घर में ही लगेगा। ठीक है, तो ये एएनटी लॉसेस को क्या करेगा, मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, मिनिमम को ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, प्राइमरी बेनिफिट यहाँ लिखा हुआ भी है। हाँ, it can be installed at point of consumption, significantly reducing need for large capacity intensive transmission infrastructure। अब देखो इसके चलते क्या हो गया, एएनटी लॉस मिनिमाइज हो गया, प्लस ये जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, ये मिनिमम लग रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो लो कॉस्ट। आपको क्या होगा, 10, 20, 50 मीटर तार लगेगा छत पर से नीचे जमीन पर अपने घर में लाने के लिए। ठीक है, और एएनटी लॉसेस भी उसमें मिनिमम होगा। लेकिन जब आप कहीं पे मान लीजिए कि जनरेट कर रहे हैं सोलर और यहाँ से आप भेज रहे हैं, तो सबसे पहले आपको
टावर्स लगेंगे, ठीक है, टावर से आप फिर भेजेंगे, भेजते जाएंगे, कहीं ना कहीं तो भेजेंगे, हो सकता है बीच में आपको ट्रांसफार्मर्स भी लगे, ठीक है, डिपेंड करता है किस फॉर्म में भेजेंगे। हो सकता है आप यहाँ पे एक डीसी से एसी कन्वर्टर करके उसे लॉन्ग डिस्टेंस, तो हमें पता ही हम एसी से भेजते हैं, तो डीसी से एसी कन्वर्ट करा के हम इसे लॉन्ग डिस्टेंस भेजेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर भी लगाएंगे, फिर स्टेप ऑफ फिर यहाँ भी रहेगा, फिर और भी यहाँ पे बीच बीच में ये रहेगा, टावर्स रहेंगे। तो देखिए खर्च कितना बैठ रहा है इसमें, ठीक है, एक टावर लाखों, 10 लाख 15 लाख 20 लाख से ऊपर में बनता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ टावर के पे डिपेंड करता है, कभी और पे डिस्कशन करेंगे। फिर आप एक यहाँ और ट्रांसफार्मर दीजिएगा, फिर आप यहाँ पे एसी टू डीसी कन्वर्टर दीजिएगा, ये जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि घर एसी यूज करता है, ठीक है। फिर ये हाउस होल्ड्स में फिर यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देंगे, फिर वहाँ पे लोकल ट्रांसफार्मर्स देंगे, देखो कितना खर्च बढ़ा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये खर्च को हम लोग इग्नोर करें, यहाँ पे मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा लेकिन ठीक है, ये समझ में आ गया। और इंडिया अगर ये दोनों चीज करता है, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड ले लेते हैं हम लोग, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, तो सबसे बेस्ट होगा हमारे 300 मेगावाट जनरेशन के गीगावाट जनरेशन के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड फाइनेंसिंग, और उसके अलावा क्या, क्योंकि रिटेल कंज्यूमर और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का पैसा पहले ही कम होता है, और तो उसके चलते लिमिटेड फाइनेंसिंग का प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो है क्या प्रॉब्लम है, डिस्कॉम्स जो है वो नेट मीटरिंग को सपोर्ट नहीं करता। नेट मीटरिंग क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लें हम लोग। नेट मीटरिंग क्या होता है, व्हाट इज दिस नेट मीटरिंग? देखिए यहाँ से आपको डिस्कॉम्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं, ये आपका मीटर है, ठीक है, ये आपको कुछ रीड करेगा, और आपने सोलर भी जनरेट किया है, ठीक है, सोलर आपने जनरेट किया है, तो सोलर बीच में फीड होगा। तो देखो डिस्कॉम्स आपको जो भेजेंगे उसके लिए आपको चार्ज लेंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेट क्या हो जाएगा, नेट आ जाएगा जैसे मतलब मान लो ये डी यूनिट्स भेजा, ठीक है, और तुमने ई यूनिट्स एस यूनिट्स जो है तुमने जनरेट किया सोलर से, तो नेट कितना हो गया, कितना चार्जेबल है तुम्हारा, डी माइनस एस यूनिट चार्जेबल है। क्यों ऐसे एग्जैक्टली ये नहीं बोलना चाहिए मुझे। मान लो तुम खर्च कितना हुआ है 10 यूनिट्स, ठीक है, और सोलर से कितना प्रोवाइड हुआ 3 यूनिट्स, तो ऑब्वियसली दाम किसका देना पड़ेगा, सोलर तो फ्री है मेरे लिए, तो दाम को कितना देना पड़ेगा, 10 माइनस 3 7 यूनिट्स का दाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नेट मीटरिंग हुआ, नेट निकाले, ठीक है। तो डिस्कॉम्स इससे सहमत नहीं कि नहीं नेट मीटरिंग नहीं करेंगे, सही नहीं, हमें दिक्कत होगा, ठीक है, ये सब है इसमें। गवर्नमेंट, और उसके अलावा क्या है कि हाउस के अलावा गवर्नमेंट यूटिलिटीज है, बैंक है, ये सब जगह भी तो लगाया जा सकता है, तो वहाँ भी नहीं लगाया जा रहा है। एग्रीगेटिंग रूफ स्पेसेस को हेल्प टू रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ आरटीएस इंस्टॉल्ड एंड इनेबल डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि बहुत सारा घर का छत जो है और टॉप व्यू देखें तो इस तरह सटा सटा रहता है, ठीक है, जगह तो रहता नहीं है, तो इंच इंच आदमी जोड़ करके घर बना लेता है, तो इस तरह सटा हुआ था। तो हम लोग ये तो कर सकते हैं कि एग्रीगेट कर दें साथ सब, मतलब यहाँ से लेके ऐसे करके पूरा सोलर सब घर पे लगा दें, ठीक है। तो सोलर पैनल और मशीन, तो हमको एक ही बड़ा मशीन बैठाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ फीडिंग करेगा और ये सारे घर को फिर फीड कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या आपको मिलेगा, हमको इससे मिलेगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, ये एक अच्छा चीज़ है। हो गया। उसका व्हाट आर द चैलेंजेस बताएं, चूंकि कंट्रीब्यूशन सेक्टर टू पावर जनरेशन हैज नॉट ग्रोन एट द सेम पेस। कंट्रीब्यूशन देखो ठीक है, सोलर बढ़ा है, ठीक है, तो हमारा पावर कंजम्पशन भी तो बढ़ा है, ठीक है, तो पावर कंजम्पशन भी तो बढ़ा है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन था इसका, इस पॉइंट पे जो कंट्रीब्यूशन था ये लगभग हाफ मान लो, तो यहाँ पे 1/4 ना दिख रहा है, ठीक है, या क्या बोले इसको, हाँ 1/4 पकड़ लो मोटम का फिगर, ठीक है। तो उसके अलावा यही सब है। प्रॉब्लम क्या होता है यूटिलिटीज के में, चैलेंजेस लाइक लैंड कॉस्ट, हाई ट्रांसमिशन एंड ये लॉस टीएनडी लॉस, अदर इफिशिएंसी, ग्रिड इंटीग्रेशन का चैलेंज होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लोकल कम्युनिटी और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, ये सब उसमें, ठीक है। तो यही सब दिया है, इसमें इसको पढ़ लेना एक बार कायदे से, इसमें कुछ इसके अलावा खास है नहीं। एक ये सजेशन दिया कि ईपीआर को किया जाता है, कि देखो एक सजेशन इसका बहुत अच्छा लगा हमको, कोई जगह नहीं है, कि जो भी अब सोलर वेस्ट जनरेट होगा, ठीक है, सोलर वेस्ट जनरेट होगा अभी आने वाले समय में, उसमें क्या होगा, उसमें होगा ये कि इस वेस्ट से जो रिकवरी होगा वो काफ़ी होगा, ठीक है, रिकवरी जो होगा वो भी बहुत हाई वैल्यू का होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज करके रिसाइकलिंग को प्रमोट कर सकते हैं। अगेन ये साइक्लिक इकोनॉमी की बात कर रहा है, इकोनॉमी की बात कर रहा है सोलर सेक्टर में, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल होता है, प्रोडक्शन किए कहीं तो जगह होगा, ठीक है। साइक्लिक इकोनॉमी से देख लेते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ से इनपुट दिए, यूज, रीयूज, फिर डिस्कार्ड। तो डिस्कार्ड ना करके क्या करेंगे, इसका यहाँ से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट उठा लेंगे और मिनिमम डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। जो भी यूटिलिटी का चीज है उसको यहाँ से उठा के यहाँ से कर देंगे, यहाँ से वापस प्रोडक्शन में भेज देंगे, तो इनपुट मिनिमाइज कर जाएगा, ठीक है। ये होता है साइक्लिक इकोनॉमी। की टेकअवेज क्या है इससे, इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया, हमें करते रहना चाहिए। आईएसए का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और फाइनेंसिंग में भी आईएसए बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस काम कर सकता है। अब ये समय की बात है कि कितने जल्दी ये इफेक्टिव हो पाता है, ठीक है। एंड एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च, और ऑब्वियसली ये चलता रहेगा अभी कुछ दिन न्यूज में बोला है पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्ट्री की, सॉरी ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बोला टेक्निकल लैब से इंडिया को ठीक से हैंडल करने नहीं आता है दोनों, और ये आर्टिकल बोला है कि दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे फर्दर एस्केलेशन हो सकता था, बट इट इज गुड दैट नहीं हुआ। और साउथ कोरिया हैज पास्ड अ लॉ
which effectively restrain tech giants from forcing developers to use their payment system। तो होता ये है ना कि टेक जाइंट्स होते हैं जो भी, वो डेवलपर्स को क्या बोलते हैं कि जो पेमेंट सिस्टम वो हमारा यूज करे। तो साउथ कोरिया ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। इसका कुछ अच्छा चीज़ भी है, इसका कुछ पॉजिटिव्स भी है, इसका कुछ नेगेटिव्स भी है। हमें देखना है एक बैलेंस अप्रोच क्या होगा। पॉजिटिव्स क्या होगा? पॉजिटिव बहुत सिंपल है। पॉजिटिव्स ये होगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा टू स्मॉल टेक डेवलपर्स, ठीक है, ओके। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और डोमेस्टिक मनी मैनेजमेंट कंपनीज को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। कंपनीज को ग्रोथ होगी, ठीक है, बढ़ावा मिलेगा। नेगेटिव्स क्या है? इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स होना ही होना है। इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स, अब इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स क्या होता है? मान लेते हैं कि कोई गूगल है, ठीक है। गूगल का क्या होगा? अपना एक पेमेंट सिस्टम से बहुत सही तरीके से इंटीग्रेट होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये दूसरा किसी XYZ पेमेंट सिस्टम से आएगा तो XYZ को इसके नॉर्म्स मानने पड़ेंगे, इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑल दोस थिंग्स होगा। तो उसमें ये ग्लिचेस आएंगे, फिर ये इसके प्लेटफॉर्म पे, मतलब गूगल के प्लेटफॉर्म पे XYZ सही से एस्टैब्लिश हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये सब प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो अनसर्टेनिटी भी एक हो जाता है, नीटी एंड टेक्निकल ग्लिचेस, ठीक है। तो ये सब चैलेंजेस रहेंगे। देखो ठीक है, ये बढ़िया चीज़ है, ये जो साउथ कोरिया का इट इज अ गुड इनिशिएटिव। और इसमें ये किया जा सकता था कि अलाउ एज पर यूजर कंसेंट, ठीक है, एंड यूज प्राइमरली क्या अदर पेमेंट गेटवे पेमेंट सिस्टम इन इमरजेंसी यूज व्हाट टेक जायंट्स पेमेंट सिस्टम, ओके सिस्टम। एंड अगर इसका मिसयूज होता है, मिसयूज इमरजेंसी, देन टेक जायंट्स should be made responsible and proper trial of the event होना चाहिए। और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं इस मोमेंट पे, क्योंकि रेगुलेशन भी एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आज का पेपर का एनालिसिस था। मुझे आशा है कि आपको यह लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे एक लाइक दें और शेयर करें, इससे हमारी बहुत मदद होती है। साथ ही अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, मन लगाकर पढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।